दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाया है। वो क्या है तो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परीक्षण। ऑब्जर्वेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि आखिर ऑब्जर्वेशन है क्या। अपने अवलोकन के आधार पर वह एक ऐसी विशेष रिपोर्ट तैयार करता है जिसका विश्लेषण कर वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन मतलब परीक्षण वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है। कई परीक्षक मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारों का अवलोकन या परीक्षण एक साथ करते हैं। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम जानेंगे तो यह है कि ऑब्जर्वेशन परीक्षण हम उस अवस्था में करते हैं जब हमें किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, किसी चीज़ के बारे में जानना होता है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन कहीं पे बैठ के वो हमें ये नहीं बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन मैं तुम्हारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम्हारे व्यवहारों को ये नहीं बताते, बल्कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बिना बताए हुए हम लोग इसको गुप्त कार्य के रूप में कार्य करते हैं और इसे ऑब्जर्व करके अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में, परीक्षण विधि के बारे में। परीक्षण विधि में कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपना योगदान देते हुए कहा है तो वॉटसन 1939। परीक्षण विधि मनोविज्ञान की दूसरी प्रमुख विधि है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसका अध्ययन विधि अंत निरीक्षण न होकर परीक्षण विधि होता है। तभी से परीक्षण विधि का जन्म हुआ है और आज भी यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का एक प्रमुख विधि बना है। अपने अवलोकन के आधार पर वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है जिसका विश्लेषण कर वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। कई परीक्षक मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारों का अवलोकन एक साथ करते हैं। शायद यही कारण है कि इस विधि को वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि भी कहा जाता है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दो तरह के व्यवहारों यानी बाह्य व्यवहार और आंतरिक व्यवहार। बाह्य व्यवहार जैसे कि खेलना हुआ, कूदना हुआ, दौड़ना हुआ, ये बाह्य व्यवहार के अंतर्गत आता है। और आंतरिक व्यवहार उसे कहते हैं व्यवहार के अंतर्गत रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन में परिवर्तन, ये आंतरिक व्यवहार के अंतर्गत आएगा ऑब्जर्वेशन में। अब थोड़ा और डिटेल से देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन कितने भागों में बांटा गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसे कहते हैं तो इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है, परीक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि परीक्षण किसी उद्देश्य के प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए परीक्षण करता है। दूसरा पॉइंट का देखते हैं, परीक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। अब आते हैं परीक्षण के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। परीक्षण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से तो आइए देखते हैं। पहला है सहभागी परीक्षण, दूसरा है असहभागी परीक्षण और तीसरा है स्वाभाविक परीक्षण। सहभागी परीक्षण को इंग्लिश में कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, असहभागी को नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और तीसरा स्वाभाविक परीक्षण को कहेंगे नेचुरलिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं सहभागी परीक्षण को डील करते हैं और समझते हैं कि आखिर सहभागी परीक्षण ऑब्जर्वेशन में क्या कार्य करता है। सहभागी परीक्षण, इस विधि में परीक्षण उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए परीक्षण करता है जिनको उन्हें अध्ययन करना होता है। यहाँ परीक्षक भी लोगों के काम को उनके साथ मिलकर करता है तथा उनके व्यवहारों का परीक्षण भी करता है साथ साथ। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सहभागी परीक्षण मतलब उसके कार्य जो वो कार्य कर रहा है, अगर आपको उस इंसान या शख्स या कुछ कार्यों को जानना है तो उसके साथ मिलकर कार्य करते हुए उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे मतलब परीक्षण करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है असहभागी परीक्षण। असहभागी परीक्षण में सहभागी परीक्षण के जस्ट अपोजिट देखेंगे। तो आइए इसको भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। परीक्षण व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता है जिनके उनके परीक्षण करना होता है। परीक्षक दूर से ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। जैसे देख लेते हैं नैदानिक, शैक्षिक, सामाजिक, औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहारों का परीक्षण प्रायः इस विधि से ही किया जाता है। कौन सी विधि? तो असहभागी परीक्षण विधि के अंतर्गत। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर जो कि है स्वाभाविक परीक्षण। स्वाभाविक परीक्षण आखिर है क्या? जब परीक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे हम लोग स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। मनोवैज्ञानिक प्रायः बंदरों, मक्खियों, चींटियों इत्यादि के व्यवहारों को उनके स्वाभाविक रूप से रहने के स्थानों में जाकर अध्ययन करते हैं। प्रायः ऐसे पशुओं में वे आक्रामकता, प्यार, सामाजिक संगठन जैसे व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इस तरह के परीक्षण का उपयोग कभी कभी मानव शिशुओं के कुछ व्यवहारों के अध्ययन में भी किया जाता है। उसमें बिना किसी तरह के फेर बदलाव या जोड़ तोड़ के ही, अर्थात जैसे वे उन वास्तविक रूप से घटित होते हैं, अध्ययन किया जाता है। इसी क्षेत्र के अध्ययन विधि या क्रमबद्ध परीक्षण भी कहा जाता है। परीक्षण का एक उदाहरण ले लेते हैं और देखते हैं। मान लिया जाए कि एक अध्ययनकर्ता यह निश्चित करता है कि 6 से 7 साल का बच्चा खेल के समय किन किन तरह के व्यवहारों को करता है। इनका अध्ययन वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि से करना चाहता है। इसके लिए वह 6 से 7 साल के बच्चों का एक छोटा समूह लेगा। उन लोगों के सामने कुछ खिलौने भी दिए जाएंगे। अध्ययनकर्ता अगर चाहे तो बच्चे के साथ स्वयं खेलकर भी उसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है, मतलब परीक्षण कर सकता है, और दूर बैठकर भी उसका परीक्षण कर सकता है। लेकिन कभी कभी जब आप बच्चों के साथ खेलकर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बच्चा जो अपना परिवर्तन को थोड़ा छुपा कर ही खेलता है, या फिर उसे कहें तो परिवर्तन करके ही वो खेलता है उस दौरान। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तब अगर बड़े बच्चे उसमें खेलते हैं तो छोटे बच्चे का हाव भाव भी चेंज हो जाता है, खेलने का तरीका भी चेंज होता है। आई दिन आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं उसके साथ खेल के, और जब आप नहीं हो तब उसका छुप के ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो
तो सबसे बेहतर होता है स्वाभाविक परीक्षण। परीक्षण में परिवर्तन कर कर वो इसीलिए कहा गया है। तो ऑब्जर्वेशन, जब परीक्षण की बात आए तो हम लोग को जब भी किसी का परीक्षण करें तो छिपकर ही परीक्षण करना अच्छा होता है, अच्छा माना गया है। तो इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार करके आप देखेंगे तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि थोड़ा और डिटेल से बताएं, तो मैं इसे और क्लियर रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन आशा करती हूँ कि आपको इतने ही में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देखने के लिए धन्यवाद।